नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं शेखर जोशी जी द्वारा लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी बदबू। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में संग्रहित यह कहानी नई कहानियों में अपने प्रतिनिधि समाज का वर्णन करती है। इस कहानी में मजदूर तथा निम्न वर्ग के जीवन और संघर्ष का चित्रण है। वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। शेखर जोशी ने कारखानों के मजदूरों के जीवन को बहुत नज़दीक से देखा, जो उनकी रचनात्मकता का सहारा पाकर जीवंत हो उठा। बदबू कहानी में एक प्रसंग है, साथ ही कामगारों के चेहरे पर असहनीय कष्टों और दैन्य की एक गहरी छाप है, जो आपसी बातचीत या हंसी मजाक के क्षण में वे स्पष्ट झलकती है। इस कहानी में मजदूर अपने हाथ में लगे कालिख को मिट्टी के तेल और साबुन से छुड़ाते हैं, पर गंध नहीं जाती और धीरे धीरे उन्हें इनकी आदत पड़ जाती है। इस कहानी का अंत बहुत सारे सवाल और संभावनाएं पाठक के मन में छोड़ जाता है। इस कहानी का कई जगह मंचन भी हो चुका है। यह कहानी बहुत ही सशक्त और प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है। तो आइए सुनते हैं शेखर जी द्वारा लिखी उनकी प्रसिद्ध कहानी बदबू। प्रस्तुत कहानी में कथानायक एक फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ पे सभी लोगों को दिन भर गंदगी, तेल और उससे ज़्यादा लगी हुई कालिख में काम करना पड़ता है। बाद में वह सब लंच के समय अपने हाथ धोते हैं, तो हाथ धोते धोते वह अपने हाथों को बार बार सूंघते हैं। एक नया कर्मी जो कि कथानायक है, वह अपने हाथ में लगे हुए तेल और गंदगी को साफ करता है, बार बार साफ करता है और बार बार हाथ धोता है और वह बार बार सूंघता है। एक साथी उसकी परेशानी का कारण भाप लेता है और कहता है, ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल में धो लो। कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चले आने का संकेत किया। घटिया किस्म के कैरोसिन तेल में कुहनी कुहनी हाथ डुबाकर दोनों अपने अपने हाथों को मल रहे हैं। अब हथेलियों और बाहों में लिपटी सारी चिकनाई कालिख धुल गई, परंतु उसे लगा जैसे उसके दोनों बाहों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हों। कैरोसिन के तेल की गंध के कारण उसका जी मिचला उठा। इसी खीज और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। अंतिम सायरन बज चुका था। पानी के प्रत्येक नल पर 20 कामगार घिरे हुए थे। कुछ लोग हाथों में साबुन मल रहे थे और कुछ मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबकी अजनबी निगाहें उसकी ओर लग गई। एक दो मजदूरों ने सौजन्य प्रदर्शन के लिए अपनी बारी आने से पहले उसे पानी लेने के लिए बढ़ा दिया। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। यह संकोच स्वाभाविक था। अपनी बारी आने से पहले पानी लेने का प्रयत्न करने वाले को उत्साहित करने की इच्छा किसी के मन में न थी, यदि वह 2 क्षण पहले विभिन्न स्वरों को सुन चुका था। परंतु उसे पानी लेते देख किसी ने आपत्ति नहीं की। एक बार अच्छी तरह से धो लेने पर उन्हें नाक तक ले जाकर सूंघा। कैरोसिन की गंध अभी भी छूटी नहीं थी। दोबारा से धो लेने पर उसे वैसी ही गंध का आभास हुआ। एक बार फिर और जेब से साबुन निकालकर उसने हाथों को मलना शुरू किया। घासी रस रस लेकर किस्सा सुना रहा था और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी किस्सा सुन रहा था। वह सुनाता है, एक गांव में मेहतर की लौंडिया थी। उसकी शादी शहर में हुई। जैसे तुम जानो, गांव में मेहतरों को तो कभी गंदगी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नई नई शहर में गई तो रात दिन नाक चढ़ा के अपने खसम से कहा करे, अब बदबू आती है, बदबू आती है। मालिक क्या करता, उसकी खातिर पैसा तो नहीं छोड़ सकता था। धीरे धीरे लौंडिया भी काम पर जाने लगी। साल 6 महीने के बाद मेहतर की सासू शहर देखने आई। रास्ते में ही हाथ में झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल गई। माँ पहले तो लाड से बेटी से गले मिली और फिर नाक पर आंचल रख लिया। बेटी ने पूछा, ए अम्मा, नाक पर क्यों आंचल रखी हो, नाक क्यों बंद किए हो? माँ बोली, बेटी बदबू आती है। बेटी अचंभे से बोली, कैसी बदबू, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम देती। नल के इर्द गिर्द घिरे हुए कामगारों के थके चेहरे पर हंसी आ गई। घासी ने ही फिर स्पष्ट किया, ये भाई अभी नाक हाथ पर ले जाकर सूंघ रहे हैं। तभी यह किस्सा याद आ गया। पहले पहल हम भी ऐसा ही सूंघा करते थे। अब तो ससुरा पता ही नहीं लगता कितनी बार तो साबुन ही नहीं मिलता, ऐसे ही पहुँच पाँच कर रोटी खाने बैठ जाते हैं। संकेत उसी की ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित न लगा। सभी की हंसी में उसने अपना भी योग दिया, परंतु घासी की बात उसे आश्चर्यचकित कर रही थी। तेल की ऐसी दुर्गंध को साबुन से छुटाए बिना आदमी कैसे चैन से रह सकता है? कपड़ा बदलकर वह लाइन में जा लगा। इकहरी पंक्ति के प्रारंभ में हेड
फोरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर अपनी रोटी का डिब्बा खोल कर दिखाता और फिर दोनों हाथ ऊंचे कर तलाशी देने की मुद्रा में खड़ा हो जाता। गोरखा सर्चर मजदूर की छाती, कमर और जेब को टटोल कर आगे बढ़ने का संकेत देता। जल्दी घर पहुंचने की इच्छा रखने वालों को पंक्ति की धीमी गति के कारण झुलझुलाहट हो रही थी। इसी झुलझुलाहट को कभी कभी लोग अपने आगे वाले व्यक्ति को ठेल कर शांत कर लेते। बीच बीच में मोटा फोरमैन उनकी इस जल्दबाजी पर कोई भद्दा और अश्लील मजाक बताकर हंस देता। उसे फोरमैन का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु उसने सुना पंक्ति से ही कोई कह रहा था, फोरमैन जी बड़े रंगीले आदमी हैं। सम्मति प्रकट करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो अभी भी कृतज्ञतापूर्वक फोरमैन की ओर देख रहा था, जैसे फोरमैन ने यह मजाक करके उन पर बड़ी कृपा कर दी हो। उसकी तलाशी देने की बारी आई। ठिगने सिपाही ने अपनी एड़ी उठाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी ली। सिपाही के इस आयास को देख उसके मन में हंसी आई, परंतु मन का अवसाद और धुंध इतना गहरी थी कि वह हंस न सका। बड़ी फाटक से पहले इकहरी पंक्ति बन गई, परंतु इस पंक्ति के परले सिरे पर खड़ा हुआ सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, वरन यह देखने के लिए खड़ा था कि कोई व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघे बिना न चला जाए। अन्य सभी मजदूरों की भांति वह आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघ कर बाहर आया। पीछे मुड़कर उसने एक बार कटघरे की ओर देखा। लोग अभी भी एक एक कर कूदते हुए चले आ रही थी। इस उछल कूद का प्रयोजन वह न समझ पाया। गेट के बाहर निकलकर उसने अनुभव किया जैसे वह कोठरी से निकलकर खुली हवा में आया हो। क्या आफत बना रखी है, अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। अनजाने में कहे गए ये शब्द साथ चलने वाले बुजुर्ग के कान तक पहुंच गए। उन्होंने धीरे से अपनी राय प्रकट की। नए नए आए हो लगता है, पहले ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। आकाश की ओर उंगली उठाकर उन्होंने बात आगे बढ़ाई। उस नीली छतरी वाले का शुक्र करो कि यहाँ काम मिल गया है। अच्छे भले पढ़े लिखे भी लोग धक्के खाते फिरते हैं। हमारे पड़ोस का एक लड़का, बुजुर्ग अपने अनुभव की पोटली खोलकर बहुत कुछ बिखेरना चाहते थे, लेकिन उसका मन उन बातों में नहीं लगा। कनखियों से उसने उनकी ओर देखा। उस ऊपर वाले का एहसान का बोझ उठाते उठाते उनकी कमर टेढ़ी हो गई और वह तेज चलकर आगे निकल गया। कारखाने में यह उसका पहला दिन था। एक एक कर कई दिन बीत गए, परंतु घुटन और अवसाद की छाया दिनों दिन बोझिल होती गई। शहर के बाहरी भाग में स्थित कारखाने की पहली सीटी पर प्रतिदिन कामगार लोग अपनी अपनी गृहस्थी छोड़ हाथों में रोटी चबैना की पोटली या डिब्बा लटकाए अपनी सुध बुध खोकर तेज कदमों से कारखाने की ओर चले आते। दिन भर कारखानों में की खटर पटर और मशीनों औजारों से जूझकर लस्त थकी देह वालों का यह काफिला शाम को धुंधलके में अपने घर की ओर चल देता। सर्दी, गर्मी, बरसात, इस क्रम में कोई बाधा नहीं पड़ती। कारखाने में अपने अपने अड्डे पर काम करते हुए लोगों को हर सुबह से शाम तक एक ही स्थान में उन्हीं चिर परिचित मुद्राओं में देख उसको लगता जैसे वह वर्षों से उसी स्थान पर इसी रूप में रह रहा है। इस नीरस जिंदगी में कभी कोई हलचल हो जाती तो उसका प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता। तालाब में ठहरे हुए जल में कंकड़ फेंक देने पर जिस तरह क्षणिक हलचल होती है, वही प्रतिक्रिया वह किसी नई घटना की होती। एक दो दिन तक कारखाने में उसकी चर्चा रहती, फिर सब पूर्ववत हो जाता। साथ ही कामगारों के चेहरे पर असहनीय कष्टों और दैन्य की एक गहरी छाप थी, जो आपसी बातचीत या हंसी मजाक के क्षणों में भी स्पष्ट झलकती थी। किसी प्रकार की नवीनता के प्रति सबके मन में एक विचित्र शंका जड़ जमाए बैठा रहता। शायद यही कारण था कि अचानक ही एक छोटी सी घटना के पश्चात उसके साथियों का व्यवहार उसके प्रति शंकाकुल हो उठा। यूं घटना कुछ विशेष नहीं थी। उस दिन कारखाने में हर जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अबे हद हो गई यार, साला बुधवा सुलगती बीड़ी निगल गया। निगली नहीं यार, दांतों के नीचे दबा रखी थी। हम वही खड़े थे, भाई साहब ने मुंह खुलवाया, मुंह में नहीं थी। कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हो गए। साहब के निकट ही बुद्धन सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किसी तरह उनके पीछे से जाकर बुद्धन को कारखाने के अंदर उन्होंने बीड़ी पीते हुए पकड़ा और किस प्रकार चतुराई से उसने बीड़ी मुंह के अंदर डालकर गायब कर ली। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमती चीज़ें पड़ी रहती हैं, किसी भी वक्त आग लग सकती है। एक आदमी की वजह से लाखों का नुकसान हो सकता है। हम ऐसी गलती पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपए का दंड देकर साहब ने घोषणा की। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब, आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है। सैकड़ों विस्मित आंखें उसकी ओर उठ गई। जिधर से आवाज आई थी साहब कुछ कहे, इससे पहले वही व्यक्ति बोला, अब साहबान तो सारे दिन कारखाने में मुंह में सिगरेट दबाए घूमते रहते हैं। भयानक
खामोशी छा गई भीड़ में। इस मुंहजोर नए आदमी की उद्दंडता देख साहब का मुंह तमतमा उठा। बड़ी कठिनाई से उनके मुंह से निकला, ठीक है, हम देखेंगे। और जाते जाते उन्होंने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और उसकी मुखाकृति को अच्छी तरह पहचानने का प्रयत्न कर लिया। चीफ साहब अपने चैम्बर की ओर चल दिए। भीड़ वहीं छट गई। हवा में चारों ओर कानाफूसी के विचित्र स्वर फैलने लगे। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए 2-3 नौजवान उसके साथ हो लिए। वही घटना को लेकर सारा दिन उसकी सराहना होती रही। किसी ने सराहना की, किसी ने निंदा की। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदाया, सालों को शक रहता है कि हम टांगों में कुछ बांधे लिए जा रहे हैं, इसीलिए अब ये उछल कूद का खेल कराने लगे हैं। इनका बस चले तो गेट तक ये हमारी हालत नागा साधुओं की सी बनाकर बारात निकालें। दूसरी ने उसकी बात का समर्थन किया, खीर खाए बामणी, फांसी चढ़े सेख। नहीं देखा तो यहाँ आकर देख, छोटे साहब की गाड़ी के पिस्टन अंदर बदले गए हैं, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, पहले वाले व्यक्ति ने आवेश में आकर कहा। चुप, दूसरा नौजवान फुसफुसाकर उसे टोकता है, टेलीफोन जा रहा है। एक चुस्त चालाक आदमी उनके साथ साथ चलने लगा। तभी दोनों जवानों ने अपनी बीवियों के बारे में बात शुरू कर दी। इस घटना के बाद कुछ लोगों की दबी दबी सहानुभूति पा जाने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी अंधेरे बंद तहखाने में प्रकाश की हल्की किरण का आसरा उसे मिल गया हो। पर सभी कामगारों की आंखों में सहानुभूति का यह भाव नहीं था। अनेक सहकर्मी इस घटना के पश्चात उसके प्रति रूखा व्यवहार करने लगे और कुछ ऐसी आंखों से व्यवहार करते जिनमें अचानक ही ईर्ष्या और उपेक्षा की भावना उभर आई हो। ऐसा ही एक जोड़ा आंखें एक दिन छुट्टी के बाद मार्ग में बहुत दूर तक उसका पीछा करती रहीं। उसे ऐसा लगा जैसे साथ चलने वाला वह व्यक्ति उससे कुछ कहने के लिए अकुला रहा है। उन दोनों के साथ साथ मजदूरों का झुंड हाथों में थैला या टिफिन का खाली डिब्बा लेकर चला जा रहा था। एक नई उम्र के शरारती कारीगर बीरू ने आगे से आगे चलने वाले अधेड़ उम्र के लाल मणि के कुर्ते का पिछला हिस्सा उठाकर सिगरेट का खाली पैकेट फंसा दिया। पीछे चलने वाली भीड़ लाल मणि के कुर्ते की पूछ नुमा बनावट और इस संबंध में उसकी अज्ञानता का आनंद ले रही थी। तभी किसी ने उसके साथ चलने वाले आदमी को लक्ष्य करके आवाज़ दे दी, नेताजी जय राम जी की। साथ चलने वाले व्यक्ति की ईर्षालु दृष्टि का रहस्य उसकी समझ में आ गया। उत्तर में नेता ने व्यंग्यपूर्वक स्वर में कहा, काहे शर्मिंदा करते हो भाई, अब तो कारखाने में बड़े बड़े नेता पैदा हो गए हैं, हम किस खेत की मूली हैं। जिस बात की आशंका थी उसे वही हुआ। शायद रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी। चपरासी ने साहब के कमरे का द्वार खोल उसे उसके सामने पहुंचा दिया। द्वार पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों में स्टूल उठाकर बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया और फिर नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, जमाना बुरा है, बाल बच्चे वाले आदमी हो, ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। उसके हाथ मेज पर बिछे कपड़े की सलवटों को सहलाने में व्यस्त थे। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उनकी आंखों में ही झांक कर पाने का उसका मन हुआ, परंतु काले चश्मे के अपारदर्शी शीशे के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल एक अंधेरा दिखाई दिया। ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने नहीं किया साहब, उसने पेपरवेट के फूलों पर अपनी नज़र जमा कर कहा। हम जानते हैं, सब जानते हैं, कल रात तुम्हारे घर पर मीटिंग हुई थी या नहीं। मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोले, यार दोस्त बैठने के लिए आ जाए तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब। उसने बात का महत्व कम करने की कोशिश में मुस्कुराने का अभिनय किया। सुनो जवान, यार दोस्त महफिल में गप्पे करते हैं, ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन स्कीमें नहीं बनाते। इस बार स्वर कुछ अधिक सधा हुआ था। साहब, लोगों को मकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं है, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है। यही बातें आपस में अर्ज करनी थी, यही बात वहाँ सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई उसकी दृष्टि तीखी अनजान में ही इस अभिनय को झुठला रही थी। कौन होता है, मैं कौन होता हूँ जो तुम लोगों को यह कहने के लिए आते हो। मैं भी तो भाई तुम्ही लोगों की तरह एक छोटा मोटा नौकर हूँ। अपने दोनों हथेलियों को मेज पर फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कान का ऋण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गए। उनके सामने बैठे व्यक्ति को यह समझौता स्वीकार न हुआ। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतारकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, तो हम जो हमारी बात सुनेगा उससे कहेंगे साहब। एकाएक साहब बौखलाकर कुर्सी से उछल पड़े। तुम लोग बाहर की पार्टियों के एजेंट हो, ऐसे लोग ही हड़ताल करवाते हैं। मैं एक एक को सीधा करवा दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा ऐसी बातें मैं नहीं सुनना चाहता। चीफ के कमरे से निकलकर अपने काम पर लौटा तो मिस्त्री के पास बैठकर समझाने लगा,
इस दुनिया में सब से मेल जोल रखना पड़ता है। नदी किनारे घास पानी के साथ थोड़ा झुक लेती है और फिर खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने आते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिक टैंक कर दी है, बड़ा सख्त काम है। अब साहब को खुश कर सको तो बदली रुक सकती है। उत्तर में उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिक टैंक पर चला गया। टैंक पर काम करने वाले मजदूरों ने उसे देखा और अनदेखा कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लोग जानबूझकर उससे पृथक रहने का प्रयत्न कर रहे हों। शाम तक यही क्रम चलता रहा। घर लौटकर उसने अनुभव किया हाथ पैर में विचित्र प्रकार की जलन थी। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर गया। हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना खाया और फिर बच्चों को लेकर आंगन में झिलगी चारपाई पर बैठ गया। सांझ अत्यधिक उदास थी। बच्चों ने कुछ देर तक उससे खेलने का प्रयत्न किया, लेकिन पिता की ओर से विशेष प्रोत्साहन न पाकर वह सब माँ के पास चले गए। इसका उसे ध्यान न रहा। जिनकी उसे प्रतीक्षा थी उनमें से कोई न आया। केवल हरी राम ने आकर अब तक 2-3 बीड़ियाँ फूंक ली थी। हरी राम की ओर से ही 2-3 बार बातचीत शुरू करने का प्रयत्न किया जा चुका था, लेकिन उसके अटूट मौन के कारण यह प्रयत्न बार बार विफल हो रहा था। हरी राम ने ही बात छिड़ी। घनश्याम की बीवी तो बीमार हो गई, लेकिन मोहन, राधे, हनीफ वगैरह कोई नहीं आया। शायद उनके बच्चे बीमार हो गए हों, झुलझुला कर उसने उत्तर दिया। हरी राम ने फिर बात दोहराई। इस बार स्वर में चाटुकारिता की भरमार थी। हम तो तुम्हारे पीछे हैं भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। मैं तो ठीक टाइम पर आ गया था, देख लो। तुम ठीक टाइम पर ना आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन देगा? हरी राम की ओर उपच्छापूर्ण दृष्टि देखकर उन्होंने कहा। उसने साइकिल उठाई और चला गया। उसके विरुद्ध कब कौन सा षड्यंत्र रच दिया जाए, इसका उसे संदेह होने लगा। छुट्टी होने पर उसने शीघ्रता से थैला कंधे में डाला। दोपहर में उसने सब रोटियां खा ली थी, पर थैला आज कुछ ज़्यादा भारी था। विस्मय से उसने रोटी के डिब्बे को खोला तो देखा कागज़ में छोटे छोटे नट बोल्ट लिपटे रखे हैं। उसने अनुभव किया कि उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई है। उसके आवेश से मुट्ठियां भिज गईं, परंतु संयत होकर उसने सामान अलमारी में डाल दिया। बाहर व्यक्ति के परले सिरे पर फोरमैन चिल्ला रहा था, अपने अपने डिब्बे खोलकर दिखाओ, आदेश दे रहा था। उसकी बारी आई। फोरमैन ने स्वयं डिब्बा हाथ में लेकर देखा। असंतोष के कारण उसका मुंह फीका पड़ गया। सर्चर को सबकी जेब टटोलने का उसने आदेश दिया। उसकी भी जेबें स्वयं फोरमैन ने टटोली, परंतु फोरमैन के चेहरे पर निराशा छा गई। प्रातःकाल अंतिम सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए, फिर आधा घंटा उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता। सायरन सुनकर दूर से पैदल आने वाले दौड़ लगाना शुरू कर देते। साइकिल के पैडल दुगनी गति से चलने लगते। लोग हाफ हाफ कर 2-3 मिनट में अंदर पहुंच जाते। पक्की उम्र के बूढ़े अंदर आकर घड़ी भर दम लेने के बाद हाजिरी पर जा पाते, परंतु उस दिन वर्कर मैनेजर ने सायरन के बाद ही गेट बंद करवा दिया। वह गेट से 20-30 गज की दूरी पर ही था, परंतु वहां पहुंचते से पहले ही चौकीदार ने जाली खोल दी। अभी 20-25 आदमी और थे जो हाँफते हुए चले आ रहे थे। निकट आकर सभी उदास हो गए। आज सभी को 8 आने का दंड लगा। पिछली बार वेतन के दिन घर जाने पर स्त्री ने उससे पूछा था, कितने हैं? 54 8 आने। अच्छा, मैंने पूछा। पूरा 55 का हिसाब था। बाबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई। हाँफते हुए लोगों में से कितने के बाबुओं की टोपी इस बार भी रह जाएगी, उसने सोचा। परंतु तभी उसने जो सुना उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे सारा दोष उसी का हो। उसका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाकर कुछ बात करे, पर न जाने ऐसा क्यों ना कर सका। दिन भर वह यंत्रवत काम करता रहा। थकान के कारण शरीर चूर चूर हो रहा था, परंतु बैठकर सुस्ता लेने का उसका मन नहीं हुआ। कैंटीन में जाकर चाय पी और अनुभव किया कि चाय फीकी है। ग्रीस और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण उसके हाथ गंदगी से भर गए। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने काम बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी अन्य कारण से न बचता तो वह उसी प्रकार यंत्रवत काम करता रहता। जल्दी जल्दी उसने दोनों हाथ केरोसिन में धो डाले और साबुन का डिब्बा टटोल कर देखा तो वह खाली था। भूमि पर से थोड़ी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया। 2-3 बार महीने की नौकरी में आज वह पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भुरभुरी मिट्टी को पानी के साथ लगाकर उसने हाथों में मला और फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली परत भी बह चली। दूसरी बार मिट्टी लगाने पर उसने हाथों को सूंघा और अनुभव किया कि हाथों से गंध नहीं आ रही है। सहसा एक विचित्र सा आतंक उसका समूचा शरीर सिहर उठा। उसे लगा आज वह भी घासी की तरह इस बदबू का आदी हो गया है। उसने चाहा कि वह एक बार हाथों को सूंघ ले,
लेकिन उसका साहस ना हुआ। मगर फिर बड़ी मुश्किल से वह धीरे धीरे हाथ को नाक तक ले गया और इस बार उसके हर्ष की सीमा ना रही। पहली बार उसे भ्रम हुआ था, हाथों से केरोसिन के तेल की बदबू अभी भी आ रही थी। तो इस तरह आप लोगों ने सुना शेखर जोशी जी के द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी, जो कि मजदूरों और शोषित वर्गों की पीड़ा का मार्मिक वर्णन करती है। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।